जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है ना, उसका डे आज 34 है, जो कि 24 मार्च को सर के द्वारा कवर करवाया गया है। तो चलिए इस पूरे टेस्ट को हम लोग कवर करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आप लोग एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। जितने भी PDF और होमवर्क है ना, मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, तो जाके आप लोग वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2025-26 के लिए उधार को छोड़कर कुल प्राप्ति और कुल व्यय का अनुमान क्या है। देखिए, अभी हाल ही में बजट पेश किया गया था 25-26 का। उसमें बताया गया था कि सरकार को जो कुल प्राप्ति होगी ना, वो 34.96 लाख करोड़ होगी। वहीं पे सरकार खर्च कितना करेगी, तो 50.65 लाख करोड़ सरकार खर्च करेंगी। तो ये जो खर्च और जो प्राप्ति है ना, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आपसे राजकोषीय घाटा पूछा जाएगा तो उसका 4.4% अनुमान लगाया गया है GDP का। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग बजट की करते हैं तो बजट से याद रखिएगा दोस्तों कि बजट का वर्णन संविधान में किया गया है आर्टिकल 112, जो कि केंद्र के संदर्भ में बजट का प्रावधान करती है। वहीं पे आर्टिकल 202 जो है ना, वो राज्य के संदर्भ में बजट का प्रावधान करती है। वैसे बजट शब्द यूज नहीं किया गया है संविधान में, बल्कि बजट की जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का यूज किया गया है। तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। देखिए, बजट 3 प्रकार के पेश किए जाते हैं। पहला बजट होता है खर्च वाला बजट, दूसरा आप ध्यान रखिएगा अधिशेष बजट, और तीसरा जो होते हैं ना, वो संतुलित बजट होते हैं। तो ये बजट के प्रकार है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। बात अगर हम लोग खर्च बजट की करते हैं तो खर्च बजट में क्या होता है ना, कि सरकार को जितना आय प्राप्त होता है ना, उससे ज़्यादा सरकार खर्च करती है। जैसे कि यहाँ पे प्राप्त कितना हो रहा है, 34 हो रहा है, और सरकार खर्च कितना कर रही है, तो 50 कर रही है। तो यह किस प्रकार का बजट है, तो खर्च वाला बजट है। वहीं पे अधिशेष बजट की बात करते हैं तो वहाँ पे सरकार के पास पैसा ज़्यादा आती है और सरकार उस पैसे को खर्च कम करती है, तो उसे हम लोग अधिशेष बजट कहते हैं। वहीं पे संतुलित बजट की बात करते हैं, वहाँ पे प्राप्ति भी सरकार को उतना ही होता है जितना कि सरकार खर्च करती है। तो उस परिस्थिति में उसको हम लोग संतुलित बजट कहते हैं। और जो विकसित देश होते हैं ना, उनके द्वारा ये ज़्यादातर बजट पेश किए जाते हैं संतुलित बजट। तो आप लोग इसे ध्यान रखिए। तो बजट से आप लोग एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि भारत का जो बजट था ना, उसको रेल बजट से अलग कब कर दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1924 में एकवर्त समिति के द्वारा। और रेल बजट को भारतीय बजट में मिलाया कब गया था, तो ध्यान रखिएगा 2017 में विवेक देवरा समिति के द्वारा रेल बजट को भारतीय बजट में मिला दिया गया था। तो बजट से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुअर, उड़द और मसूर पे केंद्रित 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ किस बजट में किया गया। तो अभी हाल ही में जो 2025-26 का बजट आया था ना, उसमें ये प्रावधान किया गया था। साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रावधान भी किया गया है कि जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है ना, जिसको 2016 में लाया गया था, उसके तहत क्या किया जाएगा कि जो दलहनी फसल है ना, इनके निर्यात को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड किया जाएगा। तो आप लोग इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12.7 लाख मीट्रिक टन का वार्षिक क्षमता वाला नया यूरिया संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में भारत में एक यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा जिसकी क्षमता 12.5 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक होगी। तो ये असम का जो नामरूप जिला है ना, वहाँ पे इसको स्थापित किया जाएगा। तो असम से इसे ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला सचिवालय कौन सा है, तो वो असम सचिवालय हो जाएगा। एक सिंग वाला गेंडा किस नेशनल पार्क में अवस्थित है, ध्यान रखिए काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में अवस्थित है। अभी हाल ही में यूनेस्को का 43 नंबर का साइट शामिल हुआ है, जो कि असम का मोइदम है, जो कि अहोम वंश के टीला है। ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखिए क्योंकि ये सारे करेंट है। इस क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा किस योजना के तहत किया गया। देखिए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन शुरू करने की घोषणा किया गया है और वो स्किल इंडिया योजना के तहत किया गया। तो इसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग स्किल इंडिया योजना की करते हैं तो इसकी शुरुआत कब किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 2015 में किया गया है। तो उद्देश्य जो है ना, वो 40 करोड़ से अधिक जो भारतीय हैं उनको विभिन्न उद्योग या फिर उनसे संबंधित जो नौकरियां होती है ना, उसमें उनको स्किल करना इनका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, और ये किस मंत्रालय के अधीन आते हैं, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन स्किल इंडिया कार्यरत है। और स्किल इंडिया योजना की अध्यक्षता किनके द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको इसे भी ध्यान रखना। 2024-25 का जो बजट है ना, इसमें इसका प्रावधान किया गया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी स्कूलों में कितने अटल
टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो देखिए अभी हाल ही में सरकारी जो स्कूल होंगे ना वहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया जाएगा और वो कितना होगा तो 50,000 होगा और इसका टारगेट रखा गया है 2030 तक। इस जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे होंगे ना उनमें वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होगा ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा, तो इसीलिए ये अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया जाएगा, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत उन्नत ऋण की राशि को बढ़ाकर कितना किया जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो है ना वो 10,000 रुपये दिया जाता था, तो उस राशि को बढ़ा के 30,000 कर दिया गया है। बात अगर हम लोग स्वनिधि योजना की करते हैं तो ध्यान रखिएगा 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था और जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं ना उनके लिए स्टार्ट किया गया था। उनको कहा गया था कि आपको इसमें लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी 10,000 तक का, और वो भी 3 मंथ के लिए किया जाएगा और इसमें आपको कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। तो यही 10,000 को जो है ना अभी हाल ही में 30,000 कर दिया गया ताकि ये लोग लोन ले सके और ये लोग छोटे मोटे व्यवसाय कर सके, तो आप लोग इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस हवाई अड्डे का विकास करते हुए उसे ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा घोषित किया जाएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में भी जाना जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 के लिए बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो 2025 का बजट पेश किया गया था ना वो 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। और इकोनॉमिक सर्वे भी उन्हीं के द्वारा पेश किया गया था जस्ट बजट के एक दिन पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए आयकर की दर का अनुमान 24 लाख से अधिक की आयकर कितना टैक्स होगा। तो 24 लाख से अधिक का जो आयकर होगा ना उसमें 30% टैक्स यहाँ पे बताया गया है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर विकास योजना को किस बजट के दौरान शुरू किया गया था। तो देखिए ये जो पूर्वोत्तर विकास योजना है ना जिसको 2024-25 का जो बजट है ना उस टाइम में इसको शुरू किया गया था। बात अगर हम लोग पूर्वोत्तर विकास योजना की करते हैं तो इसे 2024-25 बजट में तो शुरू किया गया था, लेकिन 5 राज्यों में इसे शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए जो पूर्वोत्तर विकास योजना है ना इसके तहत क्या किया जाएगा, ये जो 5 राज्य है ना यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मतलब सभी स्तर पे इनका विकास किया जाएगा ताकि ये पिछड़े राज्यों के श्रेणी से बाहर आए और देश के जो अन्य राज्य है ना जिस तरीके से वो जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, बाकी चीज़ में योगदान दे उसी तरीके से ये भी योगदान दे सके, इसीलिए इनको शुरू किया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य बजट से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को कब बजट से अलग पेश किया जाने लगा। देखिए वैसे तो आर्थिक बजट जो कि जिसको हम लोग इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं वो बजट के एक दिन जस्ट पहले पेश किया जाता है। तो पहली बार जब बजट सुनियोजित तरीके से पेश किया गया था भारत में, ध्यान रखिएगा 1951-52 में पेश किया गया था। इस समय जो इकोनॉमिक सर्वे था ना और जो बजट था दोनों साथ में पेश किया गया था। उसके बाद फिर 1964 में बजट को आर्थिक सर्वेक्षण से अलग कर दिया गया। उसके बाद फिर आर्थिक सर्वेक्षण एक दिन पहले पेश किया जाता है, उसके बाद फिर एक दिन के बाद बजट पेश किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 के अंतर्गत पीएम किसान योजना के लिए आवंटित राशि कितनी है। देखिए ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यहाँ पे बात किया जा रहा है कि बजट 2025-26 में इनको कितना पैसा प्रोवाइड किया गया। ध्यान रखिएगा 90,000 करोड़ इनको यहाँ पे इस बार दिया गया है। बात अगर हम लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना की करते हैं तो ध्यान रखिएगा 1 फरवरी 2019 को ये स्टार्ट होता है यूपी के गोरखपुर में और इसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं सालाना, ठीक है। और ये 3 किस्त में दिए जाते हैं, मतलब यहाँ पे 2-2 हज़ार रुपये करके यहाँ पे आता है पैसा। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कितना इनको दिया गया है पैसा फंडिंग, तो 90,000 करोड़ दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 के तहत मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये बजट में प्रावधान किया गया है कि मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा बिहार में। बात अगर हम लोग मखाना की करते हैं तो टोटल जो इंडिया है ना, इंडिया का 80 से या फिर 90% आप कह सकते हैं इतना का जो प्रोडक्शन है ना अकेले मखाना का सिर्फ बिहार करता है और इसमें से भी 70% से ज़्यादा मिथिलांचल वाले क्षेत्र में किया जाता है। तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है दोस्तों, इसीलिए मखाना बोर्ड की स्थापना की बात बिहार के संदर्भ में कहा गया, तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी योजना किसानों के लिए फसल बीमा का कवरेज बढ़ाने पर केंद्रित है। तो किसानों के लिए
फसल का जो उनका ख़राब हो जाता है ना, उनको बीमा कौन कवर करती हैं? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इनको बीमा प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत कब होती है? ध्यान रखिएगा 2016 में इसको शुरू किया जाता है, 18 फरवरी 2016 को। इसमें जो बीमा दिया जाता है ना दोस्तों, वो रबी फसल के लिए 1.5% बीमा कवर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। वहीं पे खरीफ के लिए 2% और जायद जिसको बागवानी कहते हैं उनके लिए 5% का बीमा यहाँ पे उनको कवर किया जाता है। योजना का उद्देश्य ध्यान रखिएगा कि जो किसानों को प्राकृतिक आपदा या फिर कीट या फिर बीमारी से होने वाले जो नुकसान है ना, उनके लिए इनको वित्तीय सुरक्षा प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वे खेती में बने रहें, आर्थिक स्थिति को वो और बेहतर कर सकें। तो इसे ध्यान रखिएगा फसल बीमा योजना के संदर्भ में। देखिए यहाँ पे ये रिवीजन सीरीज है जो कि पिछले टेस्ट हुआ था ना, उसका ये रिवीजन है। तो पिछला का मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ काफ़ी डिटेल्स में, तो आप लोग पिछले वाले वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पे पहला है कि बजट 2025-26 में विकास के कुल कितने इंजन थे? ध्यान रखिएगा टोटल 4 इंजन थे। दूसरा है कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में कितने किसान लाभान्वित होंगे? ध्यान रखिएगा 1.75%। तीसरा है कि केसीसी में की लोन की राशि 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यहाँ पे 5 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत किस बजट में हुई है? तो 2025 में किया गया है। नेक्स्ट है कि गीग श्रमिकों की देखभाल के लिए किस योजना के तहत किया जाएगा? तो इनका देखभाल किया जाएगा जन आरोग्य योजना या फिर जिसे हम आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं। इनका हेल्थ इसमें देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि एमएसएमई के तहत गारंटी ऋण को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसमें यहाँ पे 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि पांडुलिपि के संरक्षण के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? ध्यान रखिएगा ज्ञान भारत योजना का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ान योजना के तहत किसने अतिरिक्त गंतव्यों से संपर्क बढ़ाया है? तो 120 गंतव्यों से यहाँ पे संपर्क को बढ़ाया गया है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण को कब रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया? 1965 में इनको सम्मानित किया गया था। तो आप लोग इसे ध्यान रखिए। जयप्रकाश नारायण से ध्यान रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा भागीदारी दिया था। इसके कारण इनको हजारीबाग जेल में इनको कैद किया गया था। यहाँ से ये भाग जाते हैं और भागने में इनकी हेल्प करते हैं राम ब्रिज बेनोपुरी। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। और ये भाग के नेपाल चले जाते हैं। जब ये नेपाल जाते हैं ना, तो वहाँ पर इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी जिनका नाम था आज़ाद दास्ता। तो इस संगठन का नाम भी आप ध्यान रखिएगा। और इनकी जो उपाधि है ना, इनका जो नाम है वो भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहारा मरुस्थल के दक्षिण में विशेषता मिस्र में चलने वाली गर्म हवाओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो सहारा मरुस्थल के दक्षिण में खासकर मिस्र में जो गर्म हवाएं चलती है ना, उसको हम लोग खमसीन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरीनाग के एक अष्टकोणीय पत्थर बेसिन है जिसे किस मुगल शासक द्वारा बनाया गया है? तो बेरीनाग का जो अष्टकोणीय पत्थर बेसिन है ना, उसको जहांगीर के द्वारा बनाया गया है। तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग जहांगीर की करते हैं, देखिए जहांगीर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे कि शालीमार बाग का स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो जहांगीर के द्वारा किया गया था जम्मू कश्मीर में। इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा बेगम शाही मस्जिद, जो कि इन्होंने अपनी माँ की याद में बनाया था, ठीक है। तो दूसरा आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा ध्यान रखिएगा न्याय का जंजीर। तो न्याय की जंजीर के लिए कौन ज़्यादा प्रसिद्ध थे? तो वो जहांगीर थे। और इसके लिए उन्होंने आगरा में एक किला बनाया था, वहाँ पे लोग न्याय मांगने के लिए आते थे। तो इनका ये काफ़ी फेमस काम था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन्हीं के समय में इदमाद का मकबरा का निर्माण किया गया था, जो कि भारत में सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ पहला मकबरा था, ठीक है। तो आप लोग इतना फैक्ट जहांगीर से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सारे फैक्ट एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते 1931 का समर्थन किया गया था? तो सबसे पहले तो गांधी इरविन समझौता ध्यान रखिएगा, जो कि 5 मार्च 1931 को होता है। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच में होता है। यहीं पे गांधी जी ने 11 सूत्री मांग की थी और वो यंग इंडिया में उनका वर्णन भी देखने को मिलता है, ठीक है। उसी के थ्रू उन्होंने करा था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखिएगा सरदार पटेल जी के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में पटेल जी के द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई थी, जिनका वर्णन भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिए। पटेल जी से ध्यान रखिएगा। इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, एकीकरण के पिता कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क इनको कहा जाता है। और साथ ही भारत का पहला गृह मंत्री और सूचना मंत्रालय किनके पास था? तो सरदार पटेल जी के पास था। तो आपको उनके बारे में इतना ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के अध्यक्ष
सदस्यों में ही होते हैं। तो ध्यान रखिए प्राक्कलन समिति। देखिए प्राक्कलन समिति के जितने भी सदस्य होते हैं ना, टोटल इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य जो होते हैं ना वो लोकसभा के ही होते हैं। तो अगर लोकसभा के 30 सदस्य होंगे तो आप दिमाग लगा सकते हो कि इनके अध्यक्ष भी तो लोकसभा के ही होंगे ना। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इनका टाइम पीरियड कितना होता है, तो 1 साल का होता है। और संसद की सबसे बड़ी कोई समिति है तो वो प्राक्कलन समिति ही है। वैसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। इनका भी टाइम पीरियड 1 साल का ही होता है, लेकिन इनका जो अध्यक्ष होता है ना वो विपक्षी दल का होता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। तो दोनों जो समिति है ना दोस्तों, आपको ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन ना रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधातु को कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है, ऐसा कौन सा अधातु है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहती है। ध्यान रखिएगा ब्रोमीन हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो उसका नाम ध्यान रखिएगा पारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। देखिए 1892 में फिन्सबरी से चुनाव लड़ते हैं दादा भाई नौरोजी और उनके द्वारा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले सदस्य बनते हैं दादा भाई नौरोजी। इनका नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की है। एक बार तो 1886 के कलकत्ता में, दूसरा 1893 का लाहौर अधिवेशन और तीसरा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें इन्होंने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। दादा भाई नौरोजी से ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा ही 1868 में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किया गया था, जहाँ पे 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताया गया था। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने ये ड्रेन थ्योरी भी दिया है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। और इनका एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो वो न्यूज़पेपर मैंने आपको कई बार कराया है, तो आप लोग उसे कमेंट में बताइए कि वो कौन सा न्यूज़पेपर है। कुछ काम आपके भी तो होने चाहिए ना, जिससे आपका ही रिवीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक नेतृत्व के आधार पर पहली बार रमन मैग्सेसे अवार्ड को कब और किससे प्रदान किया गया था। देखिए ये सामुदायिक नेतृत्व के कारण इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। उनका नाम था विनोबा भावे, जिनको 1958 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बात अगर हम लोग विनोबा भावे की करते हैं ना, तो इनको जाना जाता है 1951 का जो भूदान आंदोलन था, जो कि आंध्र प्रदेश से शुरू होता है, उनके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। तो विनोबा भावे का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग के तहत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कदम उठाएगा। देखिए राज्य जो है ना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 51 और भाग 4 में। देखिए भाग 4 में आपका DPSP मतलब राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना उनका प्रावधान किया गया है, और भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के सारे DPSP के सारे प्रावधान किए गए हैं। और इसी DPSP में आपको पंचायत का गठन इत्यादि के संदर्भ में भी जानकारियाँ देखने को मिलती हैं, जिसको भारतीय संविधान में आयरलैंड से लाया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था और इसमें कितनी लड़ाई हुई थी। देखिए ये जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ना वो 1848 से 1849 के बीच में हुआ था, डलहौजी के टाइम पीरियड में हुआ था, और इसमें टोटल 3 युद्ध होता है। ध्यान रखिएगा चिलियावाला युद्ध, दूसरा ध्यान रखिएगा गुजरात युद्ध और तीसरा रामनगर का युद्ध। तो तीनों युद्ध आपको ध्यान रखने हैं और किन के टाइम पीरियड में हुआ था और कब से कब तक हुआ था, तो आप लोग सारे ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सुमेलित करने का है। पहला क्वेश्चन है कि अवध किसान सभा की स्थापना यहाँ पे पूछा गया है, तो 1920 हो जाएगा। वहीं पे आंध्र प्रांतीय किसान सभा का स्थापना ध्यान रखिएगा 1928 में होता है NG रंगा के नेतृत्व में। वहीं पे बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना होता है 1929 में शाहजानंद के नेतृत्व में, और वही अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होता है 1936 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे और इसका मुख्यालय कहाँ पे था। दोनों कमेंट पे फटाफट आप लोग छाप दीजिए, जिससे आपका भी रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में पाश्चात्य शिक्षा हेतु हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था ना वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय का योगदान काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों भारतीय इतिहास में। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो अकबर के द्वारा दिया गया था, अकबर द्वितीय के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा जो है ना इनको ब्रिटेन भेजा गया था। इनकी जो पेंशन था ना उनकी पैरवी ये सब के लिए, और यहीं पे इनकी 1833 में
इनका यहाँ पे डेथ हो जाता है। राजा राम मोहन से ध्यान रखिएगा कि 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। वहीं पे 1829 में इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा आया था, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था। और इनके 2 न्यूज़पेपर हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनका भी नाम आप ध्यान रखिएगा। एक तो मिरातुल अखबार और दूसरा संवाद कौमुदी। तो इतना आपको राजा राम मोहन राय से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम व्यक्ति समाज सुधारक जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा था। तो ध्यान रखिएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा ही सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। और हिंदी वर्ड का तो इन्होंने यूज किया ही था, साथ ही साथ उन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का भी पहला प्रयोग इनके द्वारा ही किया गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना किया जाता है 1875 में। काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, तो आप लोग इसे तो रट ही जाइएगा। नारा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किनके द्वारा दिया गया है। ध्यान रखिएगा दयाराम सरस्वती के द्वारा दिया गया, ठीक है। बात अगर हम लोग राज्य भाषा की करते हैं, तो राज्य भाषा से ध्यान रखिएगा कि भारत का राज्य भाषा क्या है, तो हिंदी है, जिसका प्रावधान आर्टिकल 343 के 1 में किया गया है। और भारत की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी है। इतने फैक्ट आपको इससे भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में युवा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध आंदोलन की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई। ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत 1826 में किया जाता है हेनरी विवियन डेरेजो के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है जो पूछा गया है। पहला है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा देवेंद्रनाथ टैगोर, ये तो सुमेलित है। दूसरा है कि गौ रक्षणी सभा दयानंद सरस्वती, ये भी सुमेलित है। तीसरा हिंदू महासभा। देखिए हिंदू महासभा की जो स्थापना है ना, वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। और चौथा विश्व भारती तो रविन्द्रनाथ टैगोर है ही, तो आप इनका नाम ध्यान रखिएगा, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 तथा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखा गया था। तो इस अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जो कि हरविलास शारदा के प्रयास से ये अधिनियम आता है। इस अधिनियम को हम लोग बाल विवाह निरोधक अधिनियम भी कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इसका डेट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो 1929-30 आप लोग इसका डेट ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लड़कियों का उम्र जो है ना, वो 14 साल कर दिया गया और लड़कों का उम्र 18 साल कर दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहाँ से कुछ शादी से इंपॉर्टेंट ही कुछ अधिनियम है, जैसे कि आपको नेटिव मैरिज अधिनियम पूछा जाएगा, जो कि 1872 में आया था। उस समय वायसराय थे नॉर्थ बुक, ठीक है, तो उनका नाम ध्यान रखिएगा। दूसरा सम्मति आयु अधिनियम, जो कि 1891 में आया था। तो ये सारे अधिनियम है जो कि शादी से संबंधित है, तो ध्यान रखना है, क्योंकि वो सारे अधिनियम कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को प्रतिबंधित किया गया तथा किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया। देखिए अगर अधिनियम आपसे पूछा जाएगा ना, तो 1833 का अधिनियम ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड एलम्बरो के द्वारा किया गया था 1843 में, अधिनियम नंबर 5 के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय योजना समिति कब और किसके द्वारा लाई गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय योजना समिति कब और किसके द्वारा लाया गया। तो ध्यान रखिएगा 1938 में नेहरू जी के द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति को लाया गया। बात अगर हम लोग नेहरू जी की करते हैं, ध्यान रखिएगा अंतरिम सरकार का गठन किनके द्वारा किया गया था। 1940 में उसका नेतृत्व किसने करा था, तो नेहरू जी ने करा था। 1954 में इन्हीं के द्वारा पंचशील समझौता किया गया था, ठीक है। और इन्हीं के टाइम में 1962 में भारत चीन का युद्ध होता है। तो ये सारे फैक्ट जो है ना, वो नेहरू जी से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी नेहरू जी ही होते हैं, तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत के सदस्यों की निहरता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 243 के F में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है। देखिए सबसे पहले मनुष्य में जो पाचन होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, जो कि मुख में ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आपसे प्रोटीन का पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिए जब खाना पेट स्टमक में जाता है ना, तो वहाँ पे जठर रस निकलती है, उससे कुछ एंजाइम निकलती है। उसमें से एक एंजाइम होती है पेप्सी, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देती है, मतलब प्रोटीन को एक स्टेज में वो तोड़ती हैं। जब प्रोटीन छोटी आंत में जाती है ना, तो वहाँ पे भी कुछ एंजाइम निकलते हैं,
उस एंजाइम का नाम ध्यान रखिएगा ट्रिप्सिन, ठीक है। और ये जो ट्रिप्सिन होता है ना, जो प्रोटीन आधा टूटा था ना उसको पूरी तरीके से तोड़ देता है, ठीक है। मतलब प्रोटीन का वहाँ पे पूर्ण पाचन हो जाता है। तो वो कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत का ट्रिप्सिन करता है। बात अगर हम लोग प्रोटीन की करते हैं तो प्रोटीन जो होता है ना वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है और ये एक प्रकार का कार्बोनिक फूड होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति और कलक संस्कृति, कलक नहीं यहाँ पे फलक हो जाएगा, के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, मध्य पुरापाषाण और निम्न पुरापाषाण। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में मानव का पहला अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है। तो मानव का पहला जो स्केलेटन है ना वो किस काल का प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखिएगा मध्य पाषाण काल, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास के किस कालखंड को धातु काल भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, आद ऐतिहासिक काल को हम लोग धातु काल के नाम से भी जानते हैं। देखिए इतिहास को 3 टाइप में पढ़ा गया है। पहला तो इसको प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है, दूसरा आद ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक में क्या था ना कि ना तो वहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य हमें मिला था और ना ही हम उसको पढ़ पाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो सबसे पहले वाला इतिहास था उसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा आद ऐतिहासिक काल होता है जहाँ पे लिखा हुआ कुछ साक्ष्य कुछ मिलता है हमें पांडुलिपियों पे या फिर कहीं पे भी लिखा हुआ साक्ष्य हमें मिलता है, लेकिन आज तक उसको भारतीय वैज्ञानिकों ने पढ़ा नहीं है। तो उस परिस्थिति में उसको हम लोग क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ के अभिलेख तो हमें मिले हैं बट उसे हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए। तीसरा आपका आ जाता है ऐतिहासिक काल, जहाँ पे मिला भी है और उसको लोगों ने पढ़ा भी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ये इतिहास का विभाजन है, तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में पूछा गया है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है। और ये मेहरगढ़ है कहाँ पे, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अवस्थित है। यहाँ से सिर्फ कृषि का ही साक्ष्य नहीं मिला बल्कि यहाँ पे पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है, ठीक है। और यहीं पर सबसे पहले मानव ने स्थिर जीवन जीना शुरू किया था, क्योंकि वो कृषि करना शुरू कर दिए थे ना, तो उनको एक जगह पे रुकना था, तो इसीलिए उनका जो जीवन था ना वो स्टेबल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का पहला संग्रहालय कौन सा है और ये कहाँ पे अवस्थित है। तो देखिए ये संग्रहालय आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी संग्रहालय, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है और एशिया का ये सबसे बड़ा संग्रहालय है। इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर परपटी पे पाए जाने वाले खनिजों पे विचार कीजिए। तो पृथ्वी का जो परपटी है ना, यहाँ पे कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे सिलिकॉन पाया जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे एल्युमिनियम की मात्रा होती है, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे आयरन हो जाएगा, फिर यहाँ पे कैल्शियम हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका पोटेशियम, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे मैग्नीशियम हो जाएगा। ये पृथ्वी पे पाए जाने वाले खनिजों के संदर्भ में है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपसे ब्रह्मांड में पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन और हीलियम ध्यान रखिएगा, जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की बैंकिंग राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत की जो बैंकिंग राजधानी है ना वो चेन्नई को जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना संयंत्र किस नदी पे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है कृष्णा नदी पे। यहाँ पे एक और परियोजना है, उनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, नागा अर्जुन बांध परियोजना, ठीक है। एक प्रकार का ये डैम है, तो किस नदी पे है, तो ये भी कृष्णा नदी पे ही अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ये रेलवे में भी पूछा गया है। तो इसका नाम हो जाएगा नाथपा झकरी जल विद्युत परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे अवस्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी ऊंचाई पे अवस्थित झील कौन सी है तथा किस राज्य क्षेत्र में ये अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील का नाम हो जाएगा चुलामू झील, जो कि सिक्किम में अवस्थित है। वहीं पे भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा बुल्लर झील। और वहीं पे भारत में सबसे ज़्यादा खारे पानी का झील पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा सांबर झील, ठीक है। वहीं पे रहस्यमय झील पूछा जाएगा तो
रूपकुंड झील ध्यान रखिएगा। तो ये सारे झील है दोस्तों जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको उसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन सा पठार है, तो ये ध्यान रखिएगा मालवा का पठार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग हिमाचल प्रदेश के कौन से भाग में आते हैं, तो ये सारे जो जगह है ना वो हिमालय के मध्य भाग में आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस पर्वतीय श्रृंखला के दक्षिण भाग में पालघाट अवस्थित है, तो देखिए पालघाट जो है ना यहाँ पे केरला के पास अवस्थित है और ये नीलगिरी की जो पर्वत है ना उसके जस्ट दक्षिण में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अफवाह तंत्र के अनुसार नदियां मुख्य रूप से कितने स्थानों पर जाके समाप्त होती है, तो ध्यान रखिए भारत में जो अफवाह तंत्र बनते हैं तो या तो नदी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेंगी या फिर नदी अरब सागर में गिरेंगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों में वर्षा किस कारण होती है। देखिए भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ठंड के मौसम में जो वर्षा होती है ना वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ना ये अपना पानी लाती कहाँ से है, तो भूमध्य सागर से है। तो ठीक है, तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है दोस्तों, और काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केन बेतवा लिंक परियोजना NPP के तहत पहली नदी इंटरलिंक परियोजना में किन राज्यों को लाभ ये पहुंचाती है, तो केन बेतवा जो लिंक परियोजना योजना जो है ना वो भारत की पहली नदी परियोजना है और ये मध्य प्रदेश और यूपी को लाभ पहुंचाती है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये रिपीट हुआ है, तो आप लोग तो इसे रट ही जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अवस्थित है, ध्यान रखिएगा ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर अवस्थित है और ये है कहाँ पे, उत्तराखंड में है और यहीं पे सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक या जिसे हम सैंडल हिल भी कहते हैं वो अंडमान के किस पार्ट पे अवस्थित है, तो अंडमान से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अंडमान के ऊपरी वाला पार्ट जो है ना वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो उत्तरी अंडमान, दूसरा मध्य अंडमान, तीसरा आपका दक्षिणी अंडमान और चौथा जो है ना वो आपका लिटिल अंडमान हो जाएगा और नीचे आपका निकोबार हो जाएगा। तो ये जो सैंडल द्वीप है ना वो उत्तरी अंडमान पे अवस्थित है। बात अगर हम लोग अंडमान और निकोबार की करते हैं ना तो वो 10 डिग्री चैनल इसको अलग करती है, तो आपको इसे भी ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामेश्वरम नामक प्रमुख स्थल भारत के किस द्वीप पर अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पंबन द्वीप पे अवस्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीसी जनजाति उत्तर पूर्व के किस क्षेत्रों में निवास करती है, तो ये जो जनजाति है ना वो अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं, तो इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा लद्दाख को जाना जाता है और लद्दाख यूटी के रूप में कब बनता है, तो 31 अक्टूबर 2019 को बनता है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट मैदानी संकीर्ण चौड़ाई वाला 3 खंडों वाला मैदान है, ये 3 खंड कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मैदान पूछा गया और ये आपका तट पूछा गया। ठीक है, तो ये जो पश्चिमी घाट है ना इनका तट ये आपका पश्चिमी तट हो जाएगा और ये आपका पूर्वी तट हो जाएगा। तो पश्चिमी तट का जो सबसे निचला वाला तट है ना उसको हम लोग मालाबार तट कहते हैं। उसके जस्ट ऊपर जाते हैं ना तो हमको कन्नड़ तट देखने को मिलता है, उसके ऊपर जाते हैं तो हमको कोकण देखने को मिलता है और ये जो गुजरात वाला एरिया है ना इसको हम लोग काठियावाड़ तट के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। और वहीं पे पूर्वी तट के पास ध्यान रखिएगा, पहला तो आपको कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु वाले एरिया में देखने को मिलता है, इसके ऊपर आपको उत्तरी सरकार तट और उसके ऊपर आपको उड़ीसा वाला क्षेत्र के पास आपको उत्कल तट के रूप में जाना जाता है। तो ये सारे तट हैं दोस्तों और काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है, तो ये हो जाएगा आपका मुंबई पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी पृथ्वी पे लघु ज्वार भाटा बनने का कारण क्या है, तो देखिए लघु ज्वार भाटा कब बनता है, तो देखिए यहाँ पे सूर्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका अर्थ मतलब पृथ्वी हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा चंद्रमा। तो जब ये समकोण वाला जब अवस्था होता है ना तो उस परिस्थिति में छोटा ज्वार भाटाएँ आती हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर सूर्य हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, यहाँ पे चंद्रमा, मतलब तीनों अगर इक्वली रहती है ना तो उस परिस्थिति में यहाँ पे क्या होता है, बृहद ज्वार भाटा
भाटाएँ आती है, जिसको हम लोग सूर्य ग्रहण के वक्त भी कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण के टाइम में कौन सा ज्वार भाटा आता है, तो बड़ा वाला ज्वार भाटा आता है, तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है। ठंडी यहाँ पे पूछा है। देखिए ब्राज़ील की जलधारा है ना वो गर्म है और ये आपको अटलांटिक महासागर में दिखता है। वहीं पे गल्फ वाला भी गर्म है जो कि अटलांटिक महासागर में है। फॉकलैंड जलधारा ये भी आपका अटलांटिक महासागर में है, लेकिन आपका ये ठंडी जलधारा है। वहीं पे क्यूरोसियो जलधारा जो है ना ये आपका गर्म जलधारा है जो कि प्रशांत महासागर में अवस्थित है। तो इस हिसाब से राइट आंसर आपका हो जाएगा फॉकलैंड जलधारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत बिना विधायक वाले किस एक केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा लद्दाख में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखिएगा 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसमें दिल्ली को राजधानी के रूप में दर्जा दिया गया था। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। यानी कि संघ शासित प्रदेशों के मामले में कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसे होता है। देखिए जो भी यूटी से संबंधित कानून होते हैं ना उनको बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद कानून बनाकर संघ शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 241 के तहत संसद ऐसा कर सकती है। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करके दो केंद्र शासित प्रदेशों को एक में मिला दिया गया, जिसे दादर व नगर हवेली व दमन एवं दीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका यूज किया गया था आर्टिकल 240 का यूज किया गया था और उसमें दमन और दीप और दादर व नगर हवेली जो थी ना पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करती थी, फिर दोनों को इसमें मर्ज कर दिया गया। ठीक है। तो आप लोग उसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का के भाग 7 को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त या फिर निरस्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1956 के राज्य पुनर्गठन से पूर्व भारतीय राज्यों के कितने भागों में बांटा गया था। तो ये बांटा गया था 4 भागों में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा ये 17वां संविधान संशोधन 1951 के तहत राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है ना उसमें आपको पता होगा कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जितने भी राज्य के विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य होते हैं, और सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक तो दिल्ली हो जाएगा दूसरा पांडुचेरी हो जाएगा, इनके सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है। तो देखिए राज्यसभा में जो है ना वो दिल्ली को 2 सीटें मिली हैं, वहीं पे पांडिचेरी को 1 सीटें मिली। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष संसद ने संघ शासित प्रदेशों के लिए विधायिका बनाने का अधिकार दिया है। तो ये संसद दिया है 1962 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानून, धन, बजट, सेवाओं और प्रशासकों की नियुक्ति सहित केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मामलों के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। तो वो जिम्मेदार है गृह मंत्रालय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं। ध्यान रखिए गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कि भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जो फ्रांसीसियों का उपनिवेश हुआ करता था। तो ये फ्रांसीसी का उपनिवेश पांडुचेरी हुआ करता था। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीप व दादर व नगर हवेली को एक साथ मिलाने संबंधी अधिनियम कब आया है। तो ध्यान रखिएगा 2019 में ये अधिनियम आया था और इसको मिलाया कब गया है। तो 2020 में मिलाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कौन सी रेखा भौगोलिक दृष्टि से अलग करती है। देखिए अंडमान को निकोबार से अलग कौन सा डिग्री करता है। तो 10 डिग्री चैनल करता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका 75 क्वेश्चन कवर करवा दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। इसका PDF मेरे टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो जाके आप लोग वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।